Dear student, today we will discuss about the Western political thinker of Karl Marx. Karl Marx, it's one of the important political thinker who had an important place of political philosophy. कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है वह प्रेजेंट टाइम के लिए रेलिवेंट भी है। और मैंने आपको उसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि वह जो है वर्ल्ड के मैक्सिमम जो है जो पीपल्स हैं उनको प्रभावित करता है, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन को प्रभावित करता है। और कार्ल मार्क्स एक ऐसा विचारक है, एक ऐसा थिंकर है जिसने पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आइडियोलॉजी के बेस पे। एक जो उसकी खुद की आइडियोलॉजी है, जिसको हालांकि मार्क्सवाद कहता है कि मार्क्सवाद जैसी कोई चीज है तो मैं मार्क्सवादी नहीं, लेकिन फिर भी हम आप सब उसके विचारों को मार्क्सवाद के रूप में मानते हैं, मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। वह जो है वह सोशलिज्म आइडियोलॉजी का एडवोकेट है। और वह जो है वैज्ञानिक साइंटिफिक सोशलिज्म जो है, साइंटिफिक सोशलिज्म जो है उसका एडवोकेट है। वो खुद कहता है कि मैं जो है वह वैज्ञानिक समाजवाद का को वो करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मेरे से पहले जो समाजवाद था, मेरे से पहले जो सोशलिज्म था वो यूटोपियन था, कल्पनावादी था। वह जो है कभी भी पॉसिबल ही नहीं था कि वह कहीं भी प्रैक्टिस में आ पाए या कहीं भी वह जो प्रैक्टिस में दिख जाए। लेकिन मेरा जो समाजवाद है, मेरा जो सोशलिज्म है, वह क्या है, वह साइंटिफिक सोशलिज्म है। मैंने उसको व्यवस्थित ढंग से एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे व्यवस्थित किया है और जिसका बेनिफिट आपको दिखाई भी देगा। तो जो मार्क्स के विचार है, मार्क्स के विचारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्क्स अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए, अपने विचारों को एक तारतम्यता देने के लिए, अपने विचारों को एक सिस्टमैटिक स्टेप देने के लिए वो कौन कौन सी चीजें यूज करता है। तो सबसे पहले हम अगर किसी भी वस्तु पर विचार करें, किसी विषय पर विचार करें, तो वह है उसका डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है, जिसे वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहता है, या उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट जो है थियरी है। क्योंकि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बेस पे ही जो मार्क्स है, मार्क्स जो है वह अपने विचारों को आधारित करता है और अपने विचारों को एक गति देता है। क्योंकि मार्क्स का कहना है, मार्क्स का यह भरपूर समर्थन, मार्क्स का पूरा विश्वास है कि यह जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, यह जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, यह उसके पूरे थियरी के पूरे थॉट का बेस है। इसी बेस पे यह जो डायलेक्टिकल मेटलिज्म है, इसी के बेस पे, इसी के आधार पे जो है वह पूरा उसका जो मार्क्सिज्म है, पूरा उसकी जो आइडियोलॉजी है, पूरे उसके जो विचार है, वह बेस है, स्थापित है। वह कहता है कि जो यह द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद, कहता है यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जो है वह दो अलग अलग वर्ड हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। द्वंद्वात्मक जिसे वो द्वंद्ववाद कहता है, द्वंद्ववाद जिसको हमने हीगल में पढ़ा था, और मैंने आप लोगों को हीगल के समय में यह बताया भी था कि मार्क्स खुद इस बात को कन्फेस करता है, एक्सेप्ट करता है कि मैंने जो है जो द्वंद्वात्मक विचार है, जो मेरा डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट है, वह मैंने हीगल से लिया था। लेकिन हीगल का जो डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट था वो ठीक मेरे विपरीत था, वह उल्टा था। और जो है वह सिर के बल था, मैंने उसे सीधा करके उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। मतलब वह जो है सिस्टमैटिक नहीं था, वह जो है व्यवस्थित नहीं था। तो उसको जो है हमने क्या कर दिया, हमने उसको सही ढंग से खड़ा करके, और हमने उसे सही ढंग से खड़ा करके एक व्यवस्थित रूप दे दिया। और उसको जो है जो हिगल का जो कॉन्सेप्ट था, हिगल का जो द्वंद्ववाद था या द्वंद्वात्मक सिद्धांत था, वह जो है वह विचारों की बात करता है, वह डिवाइन की बात करता है। लेकिन मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, या जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, या जो डायलेक्टिकल मेथड है, वह जो है वह विचारों से ज्यादा पदार्थ को, मैटर को जो है वह वो करता है, प्रमोट करता है या बात करता है। खैर, यह जो द्वंद्ववाद है यह अलग विषय है और भौतिकवाद एक अलग विषय है। मतलब डायलेक्टिकल जो मेथड है, डायलेक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है वह अलग है, और मेटेरियलिज्म जो है वो अलग है। मार्क्स ने अपने विचारों में जो द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक या मेटरल जो डायलेक्टिकल जो कॉन्सेप्ट था, वह उसने हीगल से लिया था, हीगल से लिया था, जिसको कन्फ्यूज भी करता है। दूसरा जो उसका मेटेरियलिज्म है, जो उसका भौतिकवाद का दृष्टिकोण है या भौतिकवादी जो कॉन्सेप्ट है या आइडियाज है,
या फिर जो मेटरलिज्म से रिलेटेड आइडियाज है उसको उसने फायरबाख से लिया था। फायरबाख से उसने मेटरलिज्म लिया था, और हिगल से जो है उसने क्या लिया था, हिगल से उसने डायलेक्टिकल मेथड लिया था। और अपने विचारों को आधार देने के लिए इन दोनों विचारों को, द्वंद्ववाद को भी या फिर या कह लो डायलेक्टिकल मेथड को भी और मेटेरियलिज्म को भी, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया था, एक साथ जोड़ के एक साथ व्यवस्थित कर दिया था। अब जब इन दोनों को एक साथ व्यवस्थित करके वह अपने विचारों को एक आधार प्रदान करता है, एक आधार देता है, और इन्हीं डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म के बेस पे वह अपने विचारों को एक गति देता है। वह कहता है कि जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, वह एक सही सर्किल की तरह चलता रहता है, एक चेन सर्किल की तरह चलता रहता है। उसमें जो है एक जो है रोटेशन होती है जो परमानेंट होती है, वो कभी रुकती नहीं, वो चलती रहती है, चलती रहती है। हर विचार के बाद एक दूसरा विचार आता है। तो अब यहाँ यह चीज एक समझने की बात है कि हिगल जो है वह द्वंद्वात्मक जब पद्धति को अपनाता है या अपने जब डायलेक्टिकल मेथड को यूज करता है, तो वह अपने डायलेक्टिकल मेथड को वह आइडिया या विचार पे यूज करता है। और जब वह डिवाइन कॉन्सेप्ट की बात करता है, जब वह यूनिवर्स की बात करता है, जब वह विश्व की बात करता है, और जब वह विश्व आत्मा की बात करता है, तो यह कहता है कि यह जो मेथड है, यह सर्किल की तरह चलता है। और विचार जो है, विचार ही शाश्वत है, विचार ही सत्य है, और विचार के अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जो सत्य हो, शाश्वत हो। तो वह कहता है कि यह जो विचार है, यह जो हमारे विचार हैं, यह विचार ही आपस में द्वंद्व करके अपना विकास करते हैं, और यह जो है एक गति देते हैं, समाज को एक गति देते हैं। ठीक इसके विपरीत जो है जो मार्क्स है, मार्क्स जब अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या करता है, या फिर जब वह द्वंद्ववाद की व्याख्या करता है, तो वह विचार से ज्यादा पदार्थ को महत्व देता है। क्योंकि वह कहता है कि यह जो भौतिक जगत है, यह जो विजुअल वर्ल्ड है, यह जो दिखाई देने वाली दुनिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही सच है जो दिखता है, वही सच है जो भौतिक है, पदार्थ ही सच है। विचार जो है, विचारों का कोई महत्व नहीं है। विचार से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, वस्तु है, पदार्थ है, और पदार्थ ही जो परिवर्तन है उसका कारण है। वह फायरबाख के भौतिकतावाद के सिद्धांत को या भौतिक या मेटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को लेता है और कहता है कि यह जो मेटेरियलिज्म है, एक्चुअल में वही वर्ल्ड को डिसाइड करता है, वही वर्ल्ड को जो है एक रोटेशन देता है, वही वर्ल्ड को एक गति देता है। उसका कहना था कि जो द्वंद्ववाद है, जैसे जो मेरी पद्धति है, जो मेरा जो है डायलेक्टिकल मेथड है, वह हिगल के डायलेक्टिकल मेथड से पूरी तरह से अलग है। ठीक, या यह कहिए कि ठीक उसके उल्टी है, मतलब उसके उल्टा है या उल्टी है, जो भी कह लीजिए। हिगल का जो मानव है, हिगल का जो मानव है, वह चिंतन के आधार पे, अपने मस्तिष्क के आधार पे, या चेतना के आधार पे, या विचारों के आधार पे अपने चिंतन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता। ठीक, और उसको हिगल जो है वह विचार कहता है, या फिर जो कहता है कि यह जो विश्वात्मा है, यह जो यूनिवर्स है, वह विचारों की करते ही क्या होता है, इसका सृजन हुआ है। विचार ही वह बेस है जिससे जो है विश्व का सृजन हुआ है। मार्क्स जो है वह ठीक इसके विपरीत विचार देता है। वह कहता है कि विचारों का जो है वह कोई रोल नहीं है। एक्चुअल में जो रोल है, एक्चुअल में जो आधार है, वह पदार्थ का है, और पदार्थ ही वह वस्तु है, पदार्थ ही वह चीज है जो उसको गति प्रदान करती है, जो उसको आगे बढ़ाती है। पदार्थ ही समाज को गति प्रदान करता है, पदार्थ ही समाज को परिवर्तित करता है। इसलिए जो है जो हमारी द्वंद्वात्मक जो हमारा द्वंद्ववाद है, वह विचार से ज्यादा पदार्थों को महत्व देता है। मटेरियलिज्म को जो है वह इंपॉर्टेंस देता है। हमारे लिए जो है पदार्थ जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो मार्क्स ने जो हिगल के जब अपने द्वंद्ववाद के या द्वंद्वात्मक सिद्धांत की व्याख्या करना शुरू की, तो उसने भी हिगल की तरह 3 स्टेप बता दिए, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद, यह तीनों बताए। और कहा कि वाद जो है वह समाज की एक जनरल सिचुएशन या साधारण स्थिति है, ठीक, जिसमें कोई
अंतर विरोध, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाया जाता है समाज में, जिसे वह वाद कहता है, पहला स्टेज है वह, और उसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पाया जाता है। लेकिन थोड़ी समय के बाद, कुछ समय बाद, आफ्टर फ्यू टाइम, लोग जो है वह अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं, किससे? समाज से। ठीक, वाद जो है उससे अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं, उससे असंतुष्ट होने लगते हैं, और उसके उस असंतुष्ट या अनसेटिस्फाइड होने के बाद वह एक रिएक्शन देते हैं, एक प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। एक पक्ष वह है जो उसका सपोर्ट करता है या फिर वह जो मानता है कि वह उससे सेटिस्फाइड है, और दूसरा पक्ष वह है जो यह कहता है, वह सोचता है या मानता है कि वह इससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो इन दोनों के बीच एक जो है वह एक द्वंद्व शुरू हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और जो दूसरा जो है विचार, इन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो दूसरा इस दूसरी स्थिति या दूसरा पदार्थ जन्म लेता है, वह उसको क्या कहता है? प्रतिवाद, एंटीथेसिस। कहता है कि विचार जो जो वाद है, जो थीसिस है, उस स्थिति में उसे प्राइमरी स्टेज मानता है। उस स्थिति में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। लेकिन जो दूसरी स्थिति है, मतलब पहले स्थिति में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो एक दूसरी स्थिति पैदा होती है या फिर एक दूसरा क्रम पैदा होता है, दूसरा स्टेज पैदा होता है, जिसको वह एंटीथेसिस या प्रतिवाद कहता है। हिंदी में प्रतिवाद और इंग्लिश में एंटीथेसिस कहता है, प्रतिवाद कहता है। प्रतिवाद जो है वह वाद से या थीसिस से एक बेहतर रूप होता है। ठीक, और वह जो है कुछ हद तक लोगों को सेटिस्फाइड भी करता है, कुछ हद तक वह लोगों को संतुष्ट करने का भी प्रयास करता है या काम करता है, और लोग संतुष्ट भी होते हैं। लेकिन फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है कि फिर कुछ दिनों बाद लोगों का एक वर्ग जो उससे अनसेटिस्फाइड होता है, जिससे वह उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, वह रिएक्शन शुरू करता है, और उस रिएक्शन के बाद फिर एक नया स्वरूप, एक नया जो है प्रकार जो उत्पन्न होता है, उसको जो है मार्क्स क्या कहता है? सिंथेसिस या संवाद, जिसको वह हाईएस्ट स्टेज भी कहता है कि संवाद है, जो एंटीथेसिस के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था उसके बाद उसका जन्म होता है, सिंथेसिस का। और वह जो है एक हायर स्टेज है, और यह जो क्रम है वह चलता रहता है। मतलब सिंथेसिस के बाद फिर जो है कुछ दिनों बाद लोग उससे संतुष्ट रहते हैं, कुछ दिनों बाद लोग उससे असंतुष्ट होते हैं, जो है वह उसके बाद लोग जो है उस असंतुष्टि के बाद लोग, तो मार्क्स कहता है कि यह जो सिंथेसिस की सिचुएशन है, यह जो डेवलपमेंट का जो सिंथेसिस प्रोसेस है, यह जो स्टेज है, यह जो है यह हाईएस्ट स्टेज है। और लेकिन यह ऐसा नहीं है कि यहाँ जाके जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाएगा, नहीं, यह एक रोटेशन ऐसा है जो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, और चलता रहेगा, ये ऑटोमेटिक गवर्न होता है, ऑटोमेटिक चलता है। तो सिंथेसिस के बाद फिर जो है वह क्रम चल के थीसिस पे आएगा, और फिर थीसिस से एंटीथेसिस, और फिर सिंथेसिस। तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, यह डेवलपमेंट की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। पदार्थ जो है, यह सिचुएशन जो है भौतिक कारणों से, मटेरियलिस्टिक अप्रोच से जो है, जो सोसाइटी की सिचुएशन है वह चेंज होती रहती है, और यह हमेशा एक व्यवस्था, उस व्यवस्था में फिर जो है अंतर विरोध शुरू होता है, फिर उस व्यवस्था के बाद एक दूसरी व्यवस्था का जन्म होता है, फिर वह व्यवस्था कुछ दिनों तक चलती है, फिर उस व्यवस्था में अंतर विरोध शुरू होता है, और फिर उस व्यवस्था के अंतर विरोध के स्वरूप जो है एक तीसरी व्यवस्था जन्म लेती है। तो यह जो यह क्रम है, जो यह डेवलपमेंट का क्रम है, यह क्रम लगातार चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। और इसमें जो है इसको वह एग्जाम्पल के तौर पे वो गेहूं के दाने का एग्जाम्पल देता है। मार्क्स जो है वह कहता है कि जो गेहूं का दाना है, ठीक, वह गेहूं के पौधे से या गेहूं के दाने से इसको समझा जा सकता है कि गेहूं का जो बीज है या दाना है, उसको जब हम भूमि में बो देते हैं, ठीक, तो वह भूमि के में जब बोते हैं तो भूमि और मिट्टी और गेहूं के बीच एक अंतर्द्वंद शुरू होता है, और गेहूं जो है वह गल कर खत्म हो जाता है, और वहां उसमें से
एक बीज, एक जो है पौधा अंकुरित होकर बाहर निकलता है, और जो बाद में जो है वह एक पौधे का रूप धारण करता है। तो यह जो पौधे का रूप धारण करता है, यह जो, तो वह जो है गेहूं के उस गेहूं का एग्जाम्पल देकर, गेहूं को के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता है कि गेहूं को जब मिट्टी में हम डालते हैं तो मिट्टी के साथ गेहूं की प्रतिक्रिया स्वरूप उसका जो है पौधा जन्म लेता है। और पौधा जो है वह कुछ समय बाद सकुशल अपना विस्तार करते हुए पौधा एक जो उसका उसका जो बीज है, अंकुरित बीज जो है पौधा बन जाता है। और पौधे को जो है वह एंटीथेसिस के नाम से या नाम से बताता है कि वह जो पौधा है, जो पौधा का रूप धारण कर लेता है, तो पौधा विकास का दूसरा चरण है, और डेवलपमेंट का दूसरा स्टेज है, जिसको वो प्रतिवाद या एंटीथेसिस कहता है। फिर जो है वह पौधा जो है वह पौधे में और फिर उसके अंदर उत्पन्न होने वाले फल में एक द्वंद्व या वो चलता रहता है। और फिर उसके बाद जो है वह उसके, मार्क्स कहता है कि उस गेहूं के पौधे में और उसके अंदर फल रहे, जो उसका जो फल है, जो गेहूं है, उसमें फिर कुछ समय बाद एक अंतर्विरोध शुरू होता है, एक द्वंद्व शुरू होता है, और वह जो है फिर वह पौधा जो है एक फल या गेहूं के रूप में गेहूं का फल जो है वो प्रदान करता है। तो यह जो गेहूं की बाली है, गेहूं जो गेहूं है, तो एक गेहूं से बहुत सारे गेहूं का जन्म होता है। तो कहता है कि यह एक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। कि गेहूं को वह कहता है कि यह थीसिस है, और इसे इसे वह हिंदी में बाग के रूप में बताता है। फिर जो दूसरा है, जो तना है, तना जो गेहूं का जो पौधा है, पौधे को जो है वह एंटीथेसिस या फिर प्रतिवाद के रूप में बताता है। और फिर जो गेहूं का फल है, उसे वह सिंथेसिस या संवाद के रूप में बताता है। कहता है कि ऐसा नहीं कि प्रक्रिया खत्म हो गई, गेहूं का पौधा आया, फिर गेहूं के पौधे से, फिर उस गेहूं के पौधे का, गेहूं के फल से, उसके एक बीज से फिर एक नया क्रम शुरू होगा, और इस तरह से यह क्रम चलता रहेगा। तो वह जो है हीगल जिस क्रम को विचारों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, मार्क्स जो है उस क्रम को यह इस गेहूं की एग्जाम्पल से वह समझाने का प्रयास करता है। और यह बताना चाहता है कि हमेशा जो है एक वस्तु के साथ उसके विरोधी तत्व भी उसके साथ क्या है, प्रस्तुत रहते हैं। कोई भी वस्तु है तो उसका जो अपोजिट पार्ट है या फिर उसका जो विरोधी है, वह भी उसके साथ विद्यमान होता है। और कुछ समय बाद उन दोनों में एक कॉन्फ्लिक्ट या एक विवाद शुरू होता है, एक संघर्ष शुरू होता है। और यह जो संघर्ष है, यह संघर्ष जो है वह क्या होता है, यह संघर्ष फिर एक नए रूप को जन्म देता है, एक नए वस्तु को जन्म देता है, एक नए स्टेज को जन्म देता है, जो उस वस्तु से बेहतर स्थिति में होता है, उस वस्तु से संतुष्टिजनक स्थिति में होता है, उसमें जो है संतुष्टि की मात्रा ज्यादा होती है। और फिर जो है वह अंतर्विरोध, फिर उसमें भी अंतर्विरोध शुरू होता है। और यह क्रम चलता रहता है, चलता रहता है, और यह तब तक चलता है जब तक सृष्टि है। क्योंकि इस विकास का क्रम को रुकना नहीं है, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन होना ही होना है, क्योंकि यह एक शाश्वत नियम है, और यह एक सामान्य नियम है कि परिवर्तन होगा ही होगा। इसमें हिगल जो है जहां अपने इस विकास क्रम में विचारों को अपना आधार बनाता है, मार्क्स जो है वह क्या करता है कि मार्क्स भौतिक वस्तु को या फिर भौतिक पदार्थ को अपने जगत का, इस जगत का या उसका अपने इस विकास क्रम का आधार बनाता है। उसका कहना है कि यह जो विश्वात्मा की बात है, यह जो विश्व के संपूर्ण विश्व की कल्पना है, यह जो दैवीय वस्तु की कल्पना, दैवीय वस्तु है, यह सभी एक कल्पना है, और इस कल्पना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। पदार्थ जो है वह सच है, वही सत्य है, और वह चूंकि दिखाई देता है, उसे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए हमारा जो आधार है, हमारे जो विचारों का आधार है, वह क्या है, वह कहीं ना कहीं भौतिक है। और जो चीजें दिखाई देती हैं, जो भौतिक चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, वही चीजें सही है, सत्य है। विचार या विश्वात्मा जैसी चीजें जो है वो काल्पनिक है, और उस कल्पना पे हम ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते।
फिर मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है यह भी मानता है, वह जो है वह ऑर्गेनिक जो है यूनिटी की बात करता है कि यह जो विश्व है, हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु से या हर घटना किसी दूसरी घटना से पूर्णतः जुड़े होते हैं, संबद्ध होते हैं। कोई ऐसी घटना नहीं है जो किसी पूर्ववर्ती घटना से जुड़ी ना हो। हर घटना का किसी दूसरी घटना से संबंध होता है, हर वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से संबंध होता है। और यह जो परस्पर निर्भरता है, जो जिसको वह इंटर डिपेंडेंसी कहता है, यह जो परस्पर निर्भरता है, यह जो है उसको टोटलिटी प्रदान करता है। यही जो है नेचर को संपूर्णता प्रदान करता है, टोटलिटी प्रदान करता है। वह कहता है कि यह जो गतिशीलता है, यह जो परिवर्तनशीलता है, यह हमेशा बनी रहेगी, इसको जो है खत्म नहीं किया जा सकता। यह जब प्रकृति के साथ चला जाए, चलता रहेगा, चलता जाएगा। और इस परिवर्तन से कई होता क्या है कि इस परिवर्तन से क्वांटिटेटिव भी वो होते हैं, क्वांटिटिव जो है वह चेंजेस होते हैं, और उसी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ उसमें जो है क्वालिटेटिव भी चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि यह दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक या परिमाणात्मक या गुणात्मक, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के चेंजेस जो है वो क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं या देते हैं। तो यह जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो प्रक्रिया है, यह अनवरत चलती रहेगी, परिवर्तन होते रहेंगे, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो। और यह वर्ड को एक होल उसके पदार्थ के रूप में देखता है, और उसका यह कहना है कि हर वस्तु दूसरे वस्तु से जुड़ी हुई है, हर वस्तु जो है दूसरे वस्तु पे निर्भर है, और वह यही निर्भरता, यही जो है वह आपस में जुड़ा होना, यह व्यक्ति विश्व को एक संपूर्णता प्रदान करती है। होप सो आपको समझ में आया हो। और यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हॉब्स का जो है वो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, और इस पे उसके सारे विचारों का आधार है। सारे विचारों को इसी आधार पे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यह समझने का आधार है। थैंक यू।